नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ये ऐसे अनुच्छेद हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो एक डिटेल वीडियो होगी जिसमें जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उन पर डिटेल में चर्चा की जाएगी। राष्ट्रपति एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और यहाँ से मुख्य रूप से अनुच्छेदों से प्रश्न आते हैं। तो आइए आज हम राष्ट्रपति के ऊपर चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति के कौन कौन से अनुच्छेद महत्वपूर्ण हैं वो आपको ग्रीन कलर में दिख जाएंगे। इन पर एक विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। जैसे सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 52 की। राष्ट्रपति के जो अनुच्छेद हैं वह अनुच्छेद नंबर 52 से स्टार्ट होते हैं और अनुच्छेद नंबर 52 बात करता है भारत के राष्ट्रपति की। जैसे कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद नंबर 52। अनुच्छेद नंबर 53 के अंदर कहा गया है राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति के पास कैसी कार्यकारी शक्तियां होंगी जिनमें सैनिक शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, ऐसी शक्तियों का वर्णन अनुच्छेद 53 में किया गया है। अनुच्छेद 54 में कहा गया है राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाएगा, कौन कौन से सांसद और कहाँ के विधायक भाग ले पाएंगे, इसका वर्णन अनुच्छेद 54 में मिलता है। अनुच्छेद 55 के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके के बारे में पता चलता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है उसका वर्णन मिलता है अनुच्छेद 55 में। अनुच्छेद 56 के अंदर राष्ट्रपति का कार्यकाल मिलता है। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की योग्यता के बारे में जानकारी मिलती है। अनुच्छेद 58 कहता है राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने की योग्यता। राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने की योग्यता की बात करता है अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 59 बात करता है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। किन किन शर्तों का पूरा होना आवश्यक है राष्ट्रपति बनने के लिए। अनुच्छेद 60 और 61 इंपॉर्टेंट है, जिसमें 60 बात करता है राष्ट्रपति के शपथ के बारे में कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, और अनुच्छेद 61 बात करता है राष्ट्रपति के ऊपर की जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया कि राष्ट्रपति पर किस प्रकार से महाभियोग चलाया जाएगा और उसे अपने पद से मुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 62 करता है कि राष्ट्रपति कार्यकाल की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव का आयोजन। अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लग चुका है या राष्ट्रपति अपने पद से मुक्त हो गया है या उसकी मृत्यु हो गई है तो उसका पुनः निर्वाचन करने के लिए किस प्रकार से चुनाव करवाया जाएगा। अनुच्छेद 65 कहता है उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की शक्ति। जब राष्ट्रपति बीमार अवस्था में हो या जब राष्ट्रपति के द्वारा पद त्याग कर दिया जाए तो जब तक नया राष्ट्रपति नहीं बनता है तब तक उस पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति के द्वारा निर्वहन किया जाता है। अनुच्छेद 71 बात करता है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी शंकाओं और विवादों की जांच से। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन पर कोई शंकाएं हो जाए तो उनसे संबंधित जो जांच की जाएगी वो किस प्रकार होगी, इसकी बात करी जाती है अनुच्छेद नंबर 71 में। अनुच्छेद नंबर 72 होती है राष्ट्रपति के समाधान की शक्ति के बारे में बताता है। अनुच्छेद नंबर 72 राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति के बारे में बताता है। अनुच्छेद नंबर 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। यह कहा जाता है अनुच्छेद नंबर 74 में। जबकि आपको पता होगा अनुच्छेद 75 के अंदर हमें प्रधानमंत्री से संबंधित जानकारी मिलती है। अनुच्छेद 78 कहता है राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अब अगर ऐसा प्रश्न पुटअप हो जाए जहां पर पूछा जाए प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति को सूचना देना प्रधानमंत्री का क्या है, तो वह उसका कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 86 कहता है सदनों में अभिभाषण और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। जैसे राष्ट्रपति के द्वारा जो सदनों के अंदर अभिभाषण दिए जाते हैं तो यह राष्ट्रपति के अधिकार होता है, वह कहा गया है अनुच्छेद नंबर 86 में। या जब राष्ट्रपति के द्वारा सदनों के अंदर अपने संदेश भेजे जाते हैं लोकसभा स्पीकर या उपराष्ट्रपति के माध्यम से। अनुच्छेद 87 कहता है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण के बारे में। अनुच्छेद 123 कहता है अध्यादेश की शक्ति, राष्ट्रपति की अध्यादेश लाने की शक्ति। अनुच्छेद नंबर 143 कहता है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति कि जब राष्ट्रपति की इच्छा हो तब वह सुप्रीम कोर्ट से किसी भी संविधान के विषय में सलाह ले सकता है, किंतु वह सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता है। एक बार फिर से देखेंगे कौन कौन से आपके अनुच्छेद महत्वपूर्ण हैं, उनको आप नोट कर लीजिएगा। जैसे अनुच्छेद नंबर 52 कहता है भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति की बात की गई है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव की बात है। 55 में चुनाव का तरीका है। 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है। आपको ये जो मैं अभी बता रहा हूँ ये अनुच्छेद तो याद होने ही चाहिए। अनुच्छेद 60 के अंदर राष्ट्रपति के शपथ की बात है।
अनुच्छेद 61 के अंदर महाभियोग की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 72 के अंदर क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 78 के अंदर प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को जानकारी दे। अनुच्छेद 123 अध्यादेश की बात करता है और अनुच्छेद 143 कहता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, किंतु वह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो इनके बारे में जो जो महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते हैं वह हम डिटेल में देख लेते हैं। जैसे अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति होगा। भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, देश का प्रमुख होता है और वह पूरे राष्ट्र का प्रतीक होता है तथा राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाएगा। किसी भी देश का राष्ट्रपति उस देश का प्रथम नागरिक कहलाता है। अनुच्छेद 53 कहता है राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों के बारे में। तो इसमें लिखा हुआ है कि संघ की कार्यकारी शक्ति भारतीय राष्ट्रपति में निहित होती है और वह या तो सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से उनका प्रयोग करेगा। यहाँ से कहने का तात्पर्य यह हुआ कि किसी भी देश की संपूर्ण कार्यकारी जो शक्ति होती है वह राष्ट्रपति के पास निहित होती है। वह अपनी इन शक्तियों का प्रयोग या तो सीधे कर सकता है या अपने द्वारा चुने गए व्यक्तियों के द्वारा करेगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करना, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करना। इनके द्वारा राष्ट्रपति अपने कार्यों को, देश के कार्यों को पूरा करता है। राष्ट्रपति भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कहलाता है। भारत का राष्ट्रपति होता है वह इंडियन आर्म फोर्सेस, जिनमें एयर सेना, जिनमें जल सेना, जिनमें वायुसेना, तीनों का कमांडर इन चीफ होता है। अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष होता है। वह क्या होता है? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष से तात्पर्य यह हुआ कि जनता के द्वारा सीधे वोट देकर राष्ट्रपति का चुनाव नहीं किया जाता है, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जनता जिन सांसदों को व विधायकों को नियुक्त करती है उनके द्वारा वोट दिया जाता है, तब जाकर राष्ट्रपति चुने जाते हैं। जैसे इन राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से सदस्य भाग ले सकते हैं यह ध्यान रखना है, बार बार परीक्षा में आता है। जैसे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा के जो भी निर्वाचित सदस्य होंगे वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। ध्यान ये रखना है कि इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जितने भी भारत के अंदर राज्य हैं, उन सभी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, भारत में कुल राज्यों की संख्या है 28, तो 28 ही राज्यों के जो एमएलए होंगे वह भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। 3 चीज़ें ध्यान रखनी है कि राष्ट्रपति के चुनाव में आपके जितने भी एमपी हैं जो कि निर्वाचित है वह भाग लेंगे, सभी राज्यों के एमएलए भाग लेंगे तथा दिल्ली और पुडुचेरी के जो एमएलए हैं वह भी भाग लेंगे। अनुच्छेद 55 कहता है राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, और यहाँ से आपको एक ही लाइन ध्यान रखनी है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा। राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली के आधार पर होता है? एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा, जिसके अंदर हर सांसद के वोट का एक वैल्यू होती है और उसी वैल्यू के आधार पर राष्ट्रपति को चुना जाता है। अनुच्छेद 56 के अंदर राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन मिलता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। बेसिक रूप से देखा जाए कि अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगता है तो राष्ट्रपति 5 वर्षों तक अपने पद पर आसीन रहता है, और अगर राष्ट्रपति को परिवर्तन भी हो जाता है तो जब तक नया राष्ट्रपति अपने पद की शपथ नहीं लेगा तब तक पुराना राष्ट्रपति अपने कार्यभार को संभालेगा। इसमें देखते हैं कि राष्ट्रपति कार्यालय में प्रवेश करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद धारण कर सकता है। उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे सकता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसे देगा? लोकसभा अध्यक्ष को देगा। संविधान के उल्लंघन करने के मामले में अनुच्छेद 61 जिसमें क्या आता है? महाभियोग, तो महाभियोग लगाकर भी राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी अपने बने पद पर रह सकता है जब तक कि उत्तराधिकारी या नया राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं करता है। अनुच्छेद 57 कहता है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के बारे में, और भारत का राष्ट्रपति कितनी भी बार पुनः निर्वाचित हो सकता है, जबकि अमेरिका के मामले में थोड़ा सा चेंज है। अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति केवल 2 बार ही पुनर्निर्वाचित हो सकता है और उसके बाद वह राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है, जबकि भारत के अंदर राष्ट्रपति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है और राष्ट्रपति पद पर रह सकता है। अनुच्छेद 58 कहता है राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में,
और कौन कौन सी योग्यता है आपको वैसे ही पता होगी, जैसे वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, वह लोकसभा या लोकसभा सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, वह किसी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। बेसिक सी चीजें थी। अनुच्छेद 59 कहता है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों के बारे में, जैसे राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है तो वह संसद के किसी भी सदन का या किसी भी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता है। अगर वह है तो उसे वहां से त्यागपत्र देना पड़ेगा। संसद के द्वारा राष्ट्रपति के लिए जो भी भत्तों और जो भी विशेष अधिकार दिए जाते हैं वह उन्हें प्राप्त कर सकता है और उसके कार्यकाल के दौरान इन्हें कम नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 60 कहता है राष्ट्रपति के शपथ के बारे में। तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य करता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, जिसे हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अनअवेलेबल होते हैं तो वहाँ के वरिष्ठतम न्यायाधीश भी राष्ट्रपति को शपथ दिला सकते हैं। अनुच्छेद 61 में बात आती है महाभियोग की। जब कभी संसद को ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है, किंतु ऐसी प्रक्रिया अपनाने से 14 दिन पहले 14 कार्य दिवस पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दे देनी चाहिए। नोटिस देने के बाद सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए समिति को नियुक्त कर सकता है तथा एक वकील को कोर्ट में पेश करने का भी अधिकार दिया जाता है। अगर सदन के द्वारा, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों होते हैं, 2/3 बहुमत के साथ यह संकल्प पारित कर दिया जाए कि वह संविधान का उल्लंघन कर रहा है तो उसी समय राष्ट्रपति को अपने पद से त्याग देना होगा। अनुच्छेद 62 कहता है पद रिक्ति कि राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो जाए, तो राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो जाए तो उस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा, और अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तो उस समय सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा या चीफ जस्टिस होगा वह राष्ट्रपति के कार्यभार को संभालेगा। और ऐसा करने वाले भारत के सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र जज थे एम हिदायतुल्लाह। और अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है राष्ट्रपति की मृत्यु या किसी अन्य कारण से, तो 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव कराना आवश्यक होता है। अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के चुने जाने तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं तथा इन्हीं के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 72 कहता है राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति के बारे में कि राष्ट्रपति भारत के किसी भी दोषी को क्षमादान कर सकता है, उसकी जो सजा है उसे कम कर सकता है, उसे राहत दे सकता है, किंतु उसके लिए वह सर्वोच्च न्यायालय की सलाह लेता है। और सर्वोच्च न्यायालय अगर कोई सलाह दे देता है उसके बाद में भी राष्ट्रपति अपना पक्ष के द्वारा उसकी सजा को कम कर सकता है या वर्तमान स्वरूप में रख सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह प्राप्त कर सकता है किंतु मानने के लिए बाध्य नहीं है। फिर अब बात करते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में। तो राष्ट्रपति के द्वारा आपातकालीन शक्तियों का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे 352, 356 और 360 की जो आपातकालीन शक्तियां हैं यह तीनों राष्ट्रपति के द्वारा प्रयोग में ली जाती है। 352 का मतलब हुआ राष्ट्रीय आपातकाल। जब राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि देश के अंदर आंतरिक युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई है या दूसरे देश के साथ जंग हो गई है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति 352 के तहत अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। और यही स्थिति अगर किसी राज्य के साथ हो जिसमें युद्ध नहीं हो किंतु राज्य के अंदर आंतरिक हालातों को बिगड़ने की व्यवस्था हो गई हो या कोई भी एक चुनी हुई सरकार वहां पर नहीं आ सकती है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, जिसे हम राज्यपाल शासन भी कहते हैं। और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की बात की जाती है जो भारत में अभी तक कभी नहीं लगा है। और अंत में बात करते हैं अनुच्छेद 123 के बारे में। अनुच्छेद 123 कहता है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है जब संसद के जो दोनों सदन हैं वह अवकाश की स्थिति में हो। जैसा हम सभी को पता है कि हमारे संसद के 3 सेशन होते हैं, उसके बाद जितने भी एमपी होते हैं वो अपने कार्य क्षेत्र में जाकर कार्यों का निर्वहन करते हैं, परंतु कोई ऐसा बिल आ जाए जिसके लिए संसद की बैठक आवश्यक होती है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है जिसमें उन्हें अवकाश के दौरान भी सदन में आकर उस विधेयक पर मत देना होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने राष्ट्रपति के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनके ऊपर चर्चा की है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। धन्यवाद।